नाथ जी का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सभी दर्शनार्थी फ्री में दर्शन करेंगे। जो 200, 250, 500 रुपए की पर्ची कटा रहा है, वो तुरंत जाके दर्शन करके चला आ रहा है। जो दर्शनार्थी अगर नहीं कटा रहा है, तो सुबह से शाम तक ये लगा रहे लाइन में, अगले दिन भी लगा रहे लाइन में, तब भी उसको दर्शन नहीं मिलता है। यानी कि बिजनेस हो गया, वीआईपी दर्शन कराया जा रहा है वहाँ पर। बिल्कुल बिजनेस के तौर पे भगवान का दुरुपयोग किया जा रहा है। और दूसरी बात, अब राम पे न रहीम पे। अब अगर वोट होगी और बात होगी, तो वो होगी रोजगार पे, वो होगी शिक्षा पे, और वो होगी किसानों की आय को दुगना करने पे, और युवाओं को रोजगार की बात पे। 2024 चुनाव से पहले जिस तरीके से यूपी में यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकालकर इस समय सहारनपुर से लखनऊ की लंबी यात्रा है, तो चर्चाओं को शुरू करते हैं। आज के हम कार्यालय पर मैं बता दूं मौजूद है इस समय सहारनपुर के। कल से ही यात्रा यह आगे बढ़ेगी। आज के पहले दिन की यात्रा में लगभग 25 किलोमीटर की यात्रा को कंप्लीट किया गया। भाई जिस तरीके से यूपी जोड़ो की तमाम उत्तर प्रदेश में बात करो, अलग अलग जिले से इस समय कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, पार्टी के वरिष्ठ लीडर मौजूद है। तो चलिए 24 की चर्चाओं को शुरू करते हैं। ठंड का मौसम है, खुले में है, आग भी जल रही है, मौसम भी बेहतर है। तो आइए तमाम जो हमारे साथ पॉलिटिशियन जुड़े हुए हैं इस समय कांग्रेस पार्टी के, उनसे चर्चाओं को शुरू करते हैं। 24 सत्ता का परिवर्तन होगा, या फिर जिस तरीके से मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी का मतलब कि जीत की गारंटी, चुनाव में जीत की गारंटी, तो उस गारंटी को क्या यूपी जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा तोड़ेगी और सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो रही है क्या लंबे समय के बाद? तो चलिए शुरू करते हैं। 24 चुनाव है। 24 चुनाव से पहले जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अब यूपी जोड़ो यात्रा, कितना प्रभावशाली होगा 24 चुनाव में ये? देखिए, इस देश का इतिहास रहा है कि यात्राओं ने इतिहास बदला है, ठीक है? और राहुल गांधी जी की यात्रा से निश्चित ही बहुत ही बदलाव आया। राहुल गांधी जी बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए और युवाओं के लिए चले, उनकी मांग को लेकर चले। आज जिस तरह से ये तानाशाह सरकार लोगों पे लाठियां बरसा रही हैं, उनके दर्द को लेके चले और वाकई परिवर्तन आया है। और यूपी यात्रा में भी बिल्कुल परिवर्तन आएगा। भारी मात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, लोग संपर्क कर रहे हैं इस यात्रा में चलने के लिए हम लोगों से, और ये यात्रा बेहद सफल होगी। यूपी जोड़ो की बात करें कर यात्रा सफल होगी, सवालों को आगे लेंगे कि कितनी सफल होगी, क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा भी हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही कि ये भारत जोड़ो नहीं है, मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले, नफरत के बाजार की बात करते हैं। जिस तरीके से यात्राएं निकली हैं पूरे प्रदेश से, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता आ रहे, सड़कों पर इस समय कांग्रेस का प्रदर्शन है। आने वाले समय में बता दूं कुछ दिनों बाद भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का भी अनाउंसमेंट हो चुका कांग्रेस की तरफ से। लग रहा है कांग्रेस अब सड़कों पे ही राजनीति करेगी, सड़कों पे उतरेगी, सड़कों का संघर्ष ही संसद में पहुंचाएगा। बड़े बड़े संघर्ष सड़कों से ही हुए हैं। और जो राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, उस मोहब्बत की दुकान का आगाज हो चुका है। और इसका आप परिणाम ये यूपी जोड़ो भारत जोड़ो जो चालू हुआ है, इसका अंजाम आप देखिएगा 2024 में। आप कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान, वही भारतीय जनता पार्टी की कि ये लोग नफरत बांटने वाले हैं। मोहब्बत की दुकान तो सिर्फ जनता को मूर्ख बना रहे चुनाव में आने के लिए। क्या जवाब देना चाहेंगे? नफरत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, ये तो आने वाले मतलब 2024 में लोगों को पता ही चल जाएगा कि नफरत की राजनीति कौन करता है, मोहब्बत की राजनीति कौन करता है। तो यूपी की राजनीति बात है, यूपी आप जोड़ने निकले हैं। यूपी में कहते हैं कि हिंदुत्व तो बड़ा मुद्दा होता है, हिंदुत्व को लेकर के पिछली 2 विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की वापसी होती है। वो हिंदुत्व कार्ड में अगर हम बात करते हैं तो राम मंदिर 22 जनवरी ओपनिंग भी है। तो क्या लगता है कि जहाँ हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी खेल रही है, वहां पर विकास की राजनीति को लेकर आप सड़कों पर उतरेंगे तो जनता साथ देगी? लोगों तक पहुंचना ही मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों का। लोगों को समझाना। यहाँ पे हिंदू कार्ड या मतलब मुस्लिम कार्ड कुछ नहीं चलने वाला। यहाँ सिर्फ राहुल गांधी की मतलब जो यात्रा निकली है, उस यात्रा में सब बह जाएंगे। विकास यात्रा पे चुनाव होगा अगला। विकास यात्रा पे चुनाव होगा। 24 का चुनाव है सर, अयोध्या को लेकर के जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित दिख रही है। क्या लग रहा है 24 चुनाव में फिर से राम मंदिर मुद्दा होगा, या फिर विकास के मुद्दे पर कांग्रेस खींचकर लाएगी और चुनाव लड़ेगी? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जुमला है, रोजगार, महंगाई और तमाम ऐसे मुद्दे जो जिससे भारतीय जनता पार्टी झूठी साबित हुई है। अब लोग खाएंगे नहीं तो मंदिर जाएंगे कैसे? अगर उनके पास जब जेब में पैसा नहीं रहेगा अयोध्या जाने के लिए, तो मंदिर दर्शन कैसे जाएंगे?
आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। मोदी जी ने कहा काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बनाया जा रहा है, सभी दर्शनार्थी फ्री में दर्शन करेंगे। जो 200, 250, 500 रुपए की पर्ची कटा रहा है वो तुरंत जाके दर्शन करके चला आ रहा है। जो दर्शनार्थी अगर नहीं कटा रहा है तो सुबह से शाम तक ये लगा रहे लाइन में, अगले दिन भी लगा रहे लाइन में, तब भी उसको दर्शन नहीं मिलता है। यानी कि बिजनेस हो गया, वीआईपी दर्शन कराया जा रहा है वहाँ। बिल्कुल बिजनेस के तौर पे भगवान का दुरुपयोग किया जा रहा है। और दूसरी बात, अब राम पे न रहीम पे, अब अगर वोट होगी और बात होगी तो वो होगी रोजगार पे, वो होगी शिक्षा पे, और वो होगी किसानों की आय को दुगना करने पे और युवाओं को रोजगार की बात पे। देखिए, इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर चुनाव होगा। अब राम और कृष्ण नहीं चलेंगे। हालांकि एक चीज इन्होंने ये भी कहा कि काशी विश्वनाथ में किस तरीके से भगवान शिव का ही व्यापार हो गया। अगर वीआईपी दर्शन करने हैं तो पैसे दो, 500 रुपए कटाओ, वीआईपी दर्शन होंगे और आम जनता मरती रहे लाइनों में। लेकिन मैं आता हूँ फिर से चुनावी मुद्दों पर। राम निपट गए, अयोध्या की नगरी सजी, काशी सज गया। अब मथुरा को भी कोर्ट का आदेश मिल गया कि करा दो भैया सर्वे, अब तो यही मुद्दा चलेगा। तो बार बार बीजेपी तो उसी पिच पर आती है, तो क्या कांग्रेस कामयाब होगी कि मुद्दे पर बात करेंगे, महंगाई रोजगार पर, या फिर उसी पिच पर खेलेंगे जय जय श्री राम पर ही? देखिए, आपने अगर पिछले 5 राज्यों का चुनाव देखा हो, तो ये हमारी बड़ी सफलता रही कि हम भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पे खींच के ले आए। बड़ी-बड़ी रैलियाँ की जहाँ प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ गया कि हम जीते तो सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो। तो ये कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत है। देखिए, आप धर्म से, राष्ट्रवाद से और इसके पीछे आप छुप के राजनीति कर तो सकते हो, लेकिन इसकी उम्र बहुत लंबी नहीं है। आपको आखिरकार अंतोगत्तो आपको मुद्दे पे आना पड़ेगा। आज मुद्दा क्या है? बेरोजगारी मुद्दा है। आज भी मुद्दा क्या है? किसानों के जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, किसानों की आय जिस तरह दुगनी करने की वादा किया गया था, ये मुद्दा है। आज जिस तरह से युवाओं आज सड़कों पे हैं, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं, मुद्दा ये है। जिस तरह के सिलेंडर, महँगाई के दाम आप देख रहे हो, मुद्दा ये है। तो असल मुद्दा ये है। तो इन सबसे छुपने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती है। तो एक बात बताइए, चाहे मंदिर जाना हो, चाहे मस्जिद जाना हो, चाहे गुरुद्वारा जाना हो, ये तो हमारा डायरेक्ट मामला ये तो हमारा डायरेक्ट मामला है ईश्वर के साथ। भाई हम अगर नमाज़ पढ़ते हैं, ये प्रार्थना करते आपने कहा ईश्वर के साथ डायरेक्ट मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, और समर्थक क्या कहते हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इतने बड़े लेवल की बातें कह दी जाती है। अब राम को लाने का भी अस्तित्व, तो कहते हैं कि राम को हम लाए हैं। ऐसे ऐसे बड़ी चीजें मतलब चुनाव में उठाई जाती है। इसीलिए सवाल था कि उसी मुद्दे पर खेलेंगे या फिर विकास के मुद्दे पर खींच कर लाएंगे 24 में। कि हम खींच के ले आए हैं। जनता इनकी तरफ देख रही है कि 450 में सिलेंडर कब मिलेगा, कब इनका किसानों का ऋण माफ होगा और कब युवाओं को ये रोजगार देना शुरू करेंगे। ये झूठ बोल के अगर निकलने की सोच रहे हैं तो देश जाग चुका है। आपने अगर पिछले चुनाव के नतीजे भी देखे हो तो 5 करोड़ वोट राहुल जी के पीछे खड़ा मिला है और 4 करोड़ 80 लाख वोट मोदी जी के पीछे खड़ा हुआ है। ठीक है, राज्यों में जो नतीजे है वो एक अलग विषय है, लेकिन आप अगर देखा जाए तो 5 राज्यों के चुनाव में 5 करोड़ लोग, आप अंदाजा लगा लीजिए, जो राहुल गांधी जी के साथ उनके पीछे खड़े हुए, उनके विचार के साथ खड़े हुए कांग्रेस पार्टी के। मतलब कि जो मोहब्बत की दुकान को लेकर के 3700 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा की थी, जिस तरीके से कन्याकुमारी से कश्मीर की राहुल गांधी ने, उसका असर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पीछे अब जनता आ रही है, असर पड़ रहा है। आपने कहा 5 करोड़ जनता बड़ा होता है, लग रहा है कि 24 में भी वो संख्या बूथों तक जाएगी और आशीर्वाद मिलेगा। निश्चित रूप से अगर आप चुनाव के नतीजों का अगर आप आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5% का वोट का फर्क रहा, जिसकी वजह से हम कुछ राज्यों में चुनाव हार गए। तेलंगाना में हमने सरकार बनाई। निश्चित रूप से अगर 2018 का चुनाव के नतीजे देखेंगे तो हूबहू बिल्कुल यही था। राजस्थान हम जीते, छत्तीसगढ़ हम जीते, मध्य प्रदेश हम जीते थे। लोकतंत्र की हत्या की, मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। लेकिन 2023 में भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में चुनाव जीती। तो जाहिर सी बात है, जो वोटर की मनोस्थिति होती है वो विधानसभा चुनाव में अलग होती है, लोकसभा चुनाव में अलग होती है। ये मान के चलिए 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। एकदम स्पष्ट। आपने इन्हों कहा कि मनोस्थिति अलग होती है, एक सवाल और लेता हूँ। मोदी जी ने कहा तो 19 के चुनाव में कि रोजगार को लेकर के राहुल गांधी लगातार हमलावर रहते हैं, संसद के अंदर हो या फिर सड़कों पर, रोजगार को लेकर के सवाल उठाते हैं। मोदी ने कहा हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, यानी 19 से लेकर अभी तक करे तो 10 करोड़ रोजगार। सवाल यही है, मिला? पीछे से भी साउंड आ गया, मिला क्या? देखिए, लोग जान चुके हैं कि मोदी जी झूठे वादे करते हैं। रोजगार तो किसी को नहीं मिला। रोजगार मांगने के लिए युवाओं को, महिलाओं को लाठियां मिली, है ना। और इनके पास आगे इन्होंने कोई विजन भी नहीं बताया कि कैसे ये रोजगार देंगे। जो भी विजन तो बताया, उसमें थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। विजन बताया गया कि आप पकौड़े के ठेले लगाते हो तो दिन के लगभग 1000 रुपए का आकलन दिया गया। ये बड़ी कंपनी के सामने लगा तो 30,000 महीने का सेटअप दिखाया गया। अच्छे दिन बोले गए, पहले के करे, पहले से इनकम बढ़ गई लोगों की।
कोई महंगाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे दिन है, चकाचक चल रहे हैं। आंकड़े दिए गए कि रोजगार में पकौड़े बेचो। सब झूठे आंकड़े हैं और यही है कि ये अपने बच्चों को नहीं कहते हैं संघर्ष करने के लिए, अपने बच्चों को नहीं कहते हैं पकोड़े बेचने के लिए। हाँ, वो लंदन में पढ़ाई करेंगे और हाँ, वो बीसीसीआई में जाएंगे, लेकिन यहाँ के बच्चों को कहते हैं कि रोजगार चाहिए, पकोड़े बेच लो। और ऐसे बहुत से ये लोग झूठे योजनाएं बताते हैं। तो ये एक बात सुनिएगा जरा, एक सवाल बड़ा बढ़िया उठता है जब बात पकौड़े की होती है कि पकौड़ा बिजनेस है, करिए। प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पे बैठे लोग अगर कहते हैं तो 300 प्लस सीटें आई बीजेपी की 2019 में। कितने सांसद हैं जिनके बेटे पकौड़े बेचते हैं? कितने सांसद के बेटे हैं जो ठेलियां लगाते हैं, रेडिया लगाते हैं? कितने हैं जिनकी सब्जियां बेचते हैं? तो माननीय के जो बेटे हैं वो लंदन जाएंगे, पेरिस जाएंगे, बीसीसीआई में अध्यक्ष बनेंगे, तमाम बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, बड़े बड़े व्यापार करेंगे देश के। और देश की आम जनता जो विश्वास करके वोट देती है, अगर वो मांगेगी कि हमें रोजगार चाहिए तो कहोगे कि पकौड़े बेच लो। तो पकौड़े की शुरुआत सांसद के बेटा बेचना शुरू करे, गृह मंत्री का बेटा बेचना शुरू करे, रक्षा मंत्री का बेटा बेचना शुरू करे, शिक्षा मंत्री का बेटा बेचना शुरू करे, रेल मंत्री का बेटा बेचना शुरू करे, विधानसभा और तमाम जो स्पीकर है वो बेचना शुरू करे, राष्ट्रपति के घर का बेटा बेचना शुरू करे, आम जनता भी बेचेगी। ये राजनीति में जो दोहरा चरित्र है कब तक चलेगा? इसी दोहरे चरित्र को जनता देख रही है और इसका जवाब 2024 में देगी। और ये लोग बोलते हैं कि आम लोगों को बिजनेस करने के लिए ये लोन देंगे, लेकिन किसी को वाकई में लोन नहीं मिल रहा है रोजगार करने के लिए। जो भी लोन है, व्यवस्थाएं हैं, वो पूंजीपतियों के लिए है। पूंजीपतियों के लिए करोड़ों का कर्ज माफ हो रहा है, हमारे टैक्स से उनके कर्ज माफ किए जा रहे हैं और उनको बढ़ाया जा रहा है। और एक गरीब किसान का बेटा, एक बेरोजगार युवा, उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई उसको लोन नहीं मिल रहा है आगे वो काम कर। उन्होंने कहा कि लोन की जब बात होती है, सरकारी आंकड़े बड़े मतलब लुभावने होते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि एमएसएमई हो, तमाम ऐसे योजनाओं में बहुतों को हमने लोन दे दिया। हकीकत तो यही है कि देश में आज लोन और कर्ज के बदौलत लाखों ऐसे किसान होंगे जो आत्महत्या कर ले रहे हैं, जो चंद पैसे मतलब 10 से 20-25 हजार रुपए चुका नहीं पाते। वहीं हजारों करोड़ रुपए के लोन की बात आती है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ कर दिए जाते हैं। तो देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, 75 वर्ष के आजादी का अमृत महोत्सव की बात करते हैं। ऐसी आजादी का अमृत महोत्सव होता है क्या जहां पर किसान मरने को मौजूद हो जाए 25,000 रुपए के लिए, और उद्योगपति का 25,000 करोड़ भी हो तो चंद मिनटों में माफ? देखिए, पहली बात तो समझिए कि इस देश में 2 तरीके के लोग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश में लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, ना तो संविधान को मानते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो लोकतंत्र को मानते हैं और संविधान को मानते हैं। इस देश में निरंकुश शासन और तानाशाही हुकूमत के खिलाफ राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक पैदल यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा। उन्होंने एक संदेश दिया था कि हम इस यात्रा के दौरान युवाओं की आवाज़ उठाएंगे, किसानों की और महिलाओं की आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम भारत जोड़ने निकले हैं, हम भारत जोड़ते जाएंगे। नफरत के सभी पद चिन्हों को हम पीछे छोड़ते जाएंगे। चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता हो, हम जिस रास्ते पे निकले हैं वही गांधी का रास्ता है। तो यह देश में हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम इस देश की जो सरकारें हैं, तानाशाही सरकारें, उनको उखाड़ फेंकेंगे इस यात्रा के दौरान। दूसरी बात, मोदी जी जब सरकार में आए थे, उन्होंने नारा दिया था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या था आपके नारे का सच? क्या यही था आपके नारे का सच कि जिस देश में एक संस्कृत का सूत्रवाक्य है कि यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। पर अफसोस, हमारे देश की बेटियां जो हमें मेडल ला के दी, इस सरकार का सांसद है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष है ब्रजभूषण, उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाती है। लेकिन इस देश का बेटियों की सुरक्षा पे सवाल उठाया। सवाल तो ये भी उठाया, इन्होंने कहा कि मंचों से कहा गया था सरकार ने तो मंचों से कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फला सरकार। 2014 का यह नारा था, खूब चला, घर घर चला, और फिर घर घर चलते चलते हर हर मोदी, घर घर मोदी भी हो गया। सब कुछ हुआ देश में, 15 लाख रुपए देने तक के वादे किए गए, अच्छे दिन के वादे किए गए। क्या वाकई में धरातल पर कुछ है, या फिर राजनीति में चुनाव के समय में कुछ भी बोलेंगे, जनता को लुभावने वादे कुछ भी देंगे, कुछ भी परोसेंगे, धरातल पे तो जो मन करना वही करेंगे? देखिए, धरातल पे ये काम कर रहे होते तो इन्हें, ये दूसरों को कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी, और खुद चुनाव आता है तो उस मुफ्त की रेवड़ी का वादा करते हैं।
अपनी गारंटी देते हैं और दूसरों पे उंगली मोदी उठाते की हैं। गारंटी। हाँ, मोदी की गारंटी हाँ। है ना। और लोगों को, हम लोग को कहते हैं दूसरे पार्टियों को रेवड़ी बांटने नहीं चलेगा, है ना। और इनको मुफ्त का बांटना ना पड़े अगर ये काम करे, विकास करें। इस देश में पहले विकास की सरकार चलती थी, लेकिन अब ये देश को, युवाओं को पंगु बनाना चाहते हैं। इस तरह मुफ्त राशन बांट के, मुफ्त चीजों का वादा करके, और पूरा भी नहीं करते हैं उसको। देखिए, एक सवाल जरा मैं लेना चाहूंगा। इकोनॉमी की बात करते, कहते हैं कि भाई इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दी, तीसरी अर्थव्यवस्था पे हम पहुंचने वाले हैं पूरी दुनिया की। समझिएगा, पूरी दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था जो देश बनने जा रहा है, उसी देश में एक बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर आप हर उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, तमाम जगहों पर देख रहे होंगे कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त। दो आंकड़े, एक में कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की, और उस दुनिया वाले इस देश में 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। इसका मतलब कि वो गरीबी रेखा के दायरे में आते हैं, उन्हीं को राशन मिलता है देश में। तो आंकड़े कैसे हैं? खिलवाड़ हो रहा है क्या? देखिए, एक बात समझिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रहा है, बस 2 लाइन में कह दे रहा हूँ कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा फरेबी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप इनके जो भी ये दावा कर रहे हैं, जब इनके नीतियाँ अगर आप देखेंगे, तो जो इनके दावे और जो इनके वादे, ठीक उलट उनकी नीतियाँ होती हैं। ये कह रहे हैं कि हमने 5 ट्रिलियन, किसी का विकास हुआ होगा मुझे नहीं पता, अडानी का हुआ, अंबानी किसका हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन कम से कम जो देश की गरीब जनता है, 80 करोड़ लोग आज भी राशन पे, भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है, जिस चीज़ के लिए हमें शर्म करना चाहिए, ये फ़ख्र के साथ इस चीज़ का प्रचार करते हैं कि हमें 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। इसका मतलब कि 80 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जो खुद से कमा खा नहीं सकते। अच्छा, बड़ा सवाल एक राहुल जी और खड़ा करते हैं, अगर आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस और अगर हाल जितने भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कि राहुल जी ये भी जानना चाह रहे हैं वो 80 करोड़ कौन है भाई? जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी लगातार हर मंचों से कर रही है, राहुल जी हमेशा कह रहे हैं कि वो 80 करोड़ है कौन? कौन किस बिरादरी के हैं, किस जात के हैं, किस धर्म के? कौन है वो 80 करोड़ लोग? पता तो चले। जब तक समाज का एक्स-रे नहीं होगा, जब तक पता नहीं चलेगा कि वो 80 करोड़ लोग हैं कौन, तब तक तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं आज की डेट में कि हमारा इसको मरीज को क्या दिक्कत है। मरीज को जो दिक्कत है उसके लिए एक्स-रे होगा, अल्ट्रासाउंड होगा। कोई किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम ये 80 करोड़ वाले मुद्दे जो हैं, 24 चुनाव में क्या कांग्रेस इसको मंचों से लाएगी, मैनिफेस्टो में लाएगी, चर्चा इस पर करेगी कि भाई जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर आज भी डिपेंड कर रहे हैं, हमें नहीं पता आप कितने को कह रहे 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन की अगर कैपेबिलिटी आपके देश में आज भी निर्भरता का मानक है, जीवन का मानक है, और फिर आप ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो, तीसरी अर्थव्यवस्था की, 24 में मुद्दा होगा, ये महंगाई प्रमुख मुद्दा होगी। निश्चित महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, जिस तरीके से बुनियादी जितने मुद्दे हैं, जिस तरीके से शिक्षा का बजट काटा गया, जिस तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण बजट, डिफेंस का बजट काटा गया, बहुत सारे बजट इन्होंने काट दिए। कौन सी इकोनॉमी आप बना रहे हो? आप लोगों को खत्म करके कौन सी इकोनॉमी बना लोगे? आप अमीरों को अमीर कर रहे हो, गरीबों को गरीब करते जा रहे हो। तो हमारा तो प्रमुख मुद्दा यही रहेगा 2024 के इलेक्शन में, बेरोजगारी। हमारा इलेक्शन रहेगा भुखमरी, हमारा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार, और इसके ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा जातीय जनगणना। कि जातीय जनगणना से ही हम पता करेंगे कि भैया गरीब कौन है, अमीर कौन है, फकीर कौन है, उसी हिसाब से हम उसका इलाज करेंगे। और ये हमारा प्रण है कि जातीय जनगणना, राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि जातीय जनगणना हम करा के रहेंगे, और ये हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रण है और कांग्रेस पार्टी का विचार है कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, सोशल इक्वलाइजेशन आ ही नहीं सकता। इस विचार के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, जातिगत जनगणना को लेकर के 2024 में बड़े मुद्दे होने वाले हैं इन तमाम चीजों को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ा एक बार फिर से मैं सवाल यही करना चाहूंगा, 2024 चुनाव, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आती है, देश में बात होता है कि शिक्षा बेहतर करेंगे, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करते हैं। क्या वाकई में आज के दौर में हम कहते हैं कि देश विश्वगुरु है, विश्व में डंका बज रहा है, हम कहते हैं तीसरी अर्थव्यवस्था है, तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो आंकड़ों का खेल कहते हैं, जादुई आंकड़े। उन आंकड़ों पर एक सवाल उठता है कि क्या आज के भी डेट में एक मिडिल क्लास जो देश का एक बड़ी आबादी है, क्या बेटे को कैपेबल है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा सकता है, जिसकी सैलरी ही 15 से 25 हजार रुपए के बीच में है, वो 30 लाख रुपए की इंजीनियरिंग कराएगा? अगर मेडिकल के सेक्टर में जाना चाहता है तो 50 लाख रुपए उसके पास है क्या? तो शिक्षा की स्थिति तो यही है देश में अभी भी, कि अगर आप बड़े पैसे वाले नहीं हो तो आप शिक्षा को भूल जाइए, नॉर्मल एजुकेशन के अलावा। वहीं बात कर ले अगर प्राइमरी लेबर की, तो कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाला क्या बच्चों को प्राइमरी में भेजता है? नहीं भेजता, क्योंकि आज भी 75 वर्षों में हम वो कैपेबिलिटी नहीं ला सके उन विद्यालयों में कि लोग जाएं। तो चुनावी वादे बड़े होते हैं, बड़े लुभावने होते हैं, 15 करोड़ और 15 लाख और तमाम ऐसे अच्छे दिन के वादे दिखाए जाते हैं, लेकिन सवाल वही है, आम जनता के हिस्से में क्या आता है, 24 में क्या आएगा, ये बड़ी बहस होगी।
कांग्रेस पार्टी यूपी जोड़ो यात्रा लेकर निकल चुकी है। वहीं कांग्रेस की अगर आला कमान की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। ये तमाम मुद्दे 24 में कितने कारगर होगा, अपने विचार रखिएगा। 24 में सत्ता की किसकी वापसी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार या फिर इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।